हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। क्यों? व्हाट इज़ दिस एक्सेप्शन? जनरली कन्फेशंस और जो एडमिशंस होते हैं वो हमेशा सेल्फ हार्मिंग होते हैं, तो बेटर एडमिसिबल होते हैं, है ना। क्यों सेल्फ हार्मिंग? देखिए, दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ओके, आप लोगों ने सजेस्ट किया कि आई शुड यूज़ सम अदर कलर, सो आई एम यूजिंग सम अदर कलर। आई थिंक ब्लैक शुड बी फाइन। तो स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। एक हो सकता है सेल्फ सर्विंग और एक होता है सेल्फ हार्मिंग। सेल्फ सर्विंग मतलब कि मैं अपने ही पक्ष में कोई बयान दे रहा हूँ, तो कोई लोग क्यों मानेंगे, कोर्ट क्यों मानेगी? ऑब्वियसली सब अपने डिफेंस में ही बातें बोलेंगे। सेल्फ हार्मिंग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है क्योंकि कोई भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा, है ना। तो मान लीजिए कि अगर कोई ऑफेंस हुआ, आप लोगों ने दिल्ली के बारे में तो सुना होगा। दिल्ली की एक बड़ी फेमस सी प्लेस है सीपी, है ना। तो मान लीजिए कि अगर सीपी में ऑफेंस हुआ और उसके लिए आपको अक्यूज किया गया है कि आप वहाँ पर थे, है ना, और आप बोल रहे हो कि हाँ जिस टाइम अराउंड 8:30 अगर ऑफेंस हुआ है तो मैं 8:30 अराउंड वहीं पर था। अब ये क्योंकि स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट ही जा रहा है, इट इज़ अ गुड एडमिशन एंड डेफिनेटली कोर्ट विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन, है ना। क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल टेंडेंसी है इंसान की कि कोई भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी जनरली नहीं मारेगा। अगर मार रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। इसलिए कन्फेशंस को भी अगर बोला जाता है कि भाई वॉलंटरी दिया गया है और अगर वेल इट इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, इट इज़ अ गुड पीस ऑफ एविडेंस। ओके, तो अगर हम जनरल बात करें तो जनरल केस में सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नहीं होते हैं, सेल्फ हार्मिंग होते हैं। सेक्शन 21 इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। वाई? बिकॉज इसमें अगर आप इसकी भाषा भी आप पढ़ेंगे, है ना, जब मैं अभी रीड करूँगी तो आप देखिएगा उसमें लिखा है कि एडमिशंस आर रेलिवेंट ओनली अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट। तो अगर वो अपने अगेंस्ट दे रहा है या अपने रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट दे रहा है तब वो एडमिसिबल होंगे। बट वो उनके फेवर में, अगर वो अपने फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो 3 केसेस हैं ना, सिर्फ उन्हीं केसेस में जो एडमिशंस हैं, सेल्फ सर्विंग एडमिशंस हैं या सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स हैं, वो रेलेवेंट होंगे। ओके, और क्यों है, क्यों रेलेवेंट होंगे? क्योंकि इन कुछ परिस्थितियों में जो ट्रूथफुलनेस है, truthfulness of the statements are somewhat guaranteed। ठीक है, अब वो कैसे गारंटीड है अभी हम देखेंगे। आपको लगेगा हाँ यार ये तो मतलब दिस मेक सेंस, ये तो एडमिसिबल होना ही चाहिए, है ना। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लाइन पढ़ रही हूँ जो जनरल स्टेटमेंट है। टाइटल हेडिंग है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। अभी हमने देखा, अगर हमने पहले अपनी क्लासेस में देखा है कि कैसे एडमिशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं अपने बारे में ही करूं, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन भी मेरे बिहाफ में एडमिशन कर सकता है और उसका एडमिशन रेलेवेंट होगा। ओके, अगर वो मेरा एजेंट है या अदरवाइज सब्जेक्ट मैटर में उसका पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। विल सी ऑल ऑफ दैट, वी हैव सीन इट इन आर प्रीवियस क्लासेस, फिजिकल क्लासेस। यूट्यूब में भी मैं डाल दूँगी अगर आप बोलेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड बातें, ठीक है। तो अब इसमें लाइन लिखी गई है एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, वो जो एडमिशन अगर मैं बोल रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी रेलेवेंट होगा अगर वो मेरे विरुद्ध जा रहा है, अगर वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, or his representative in interest, but they cannot be proved by or on the behalf of the person who makes them or by his representative interest except in the following cases। ठीक है, तो it cannot be proved by me मतलब self serving statement प्रूव नहीं हो सकते except in these 3 cases। पहला स्टेटमेंट है an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would have been relevant as between the third persons under section 32। इसको अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है। अच्छा, ये जो हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कीप योर बेयर एक्ट्स हैंडी।
आप अपने साइड में रखिए, क्योंकि इतना सारा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। बेयर एक्ट रहेगा तो साथ ही साथ आप पढ़िए, है ना, कि क्या कैसा है। अब देखो, एक तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाती हूँ, और ये जो आपका इलस्ट्रेशन बी दिया है ना, वो क्लॉज 1 की बात करता है। वो क्या बात कर रहा है कि मान लीजिए एक शिप का कैप्टन है और उस पर चार्जेस लगे हैं कि उसने जानबूझ के शिप का डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, और वो अपने अकाउंट्स की बुक में या जो अपना जो नॉर्मल कोर्स ऑफ किताबें हैं उसमें वो सारी एंट्री करता था, जिससे प्रूफ होता है कि नहीं, उसने डेलिबरेटली कास्ट अवे नहीं किया है, यू नो, इट जस्ट गॉट कास्ट अवे, उसका कोई डेलिबरेट इंटेंशन नहीं था। देन क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर वो अवेलेबल नहीं होता या मर जाता तो 32 क्लॉज 2 में रेलिवेंट होता, है ना। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट विल बी रेलिवेंट। दूसरी एक और चीज़ समझ लेते हैं क्लॉज 1 से रिलेटेड। मान लीजिए एक इंसान है, उसके साथ कुछ ऑफेंस हुआ, किसी ने उसको गोली मार दी, ठीक है, मरने के कगार पे और मरने की स्थिति में है, और उसने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब जिस बंदे को उसने स्टेटमेंट दिया वो फटाफट गया, एम्बुलेंस बुलाया और उसको हॉस्पिटल पहुंचा गया, ठीक है। अब ये मरा नहीं, ठीक है, ही गॉट रिकवर्ड, तो हिज टेस्टिमनी, इवन इफ ये कोई एडमिशन है कि मैंने उसको नहीं मारा, उसने मुझे मारा, इसलिए मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भले ही सेल्फ सर्विंग है, बट ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 21 में। क्यों? क्योंकि अगर वो मर जाता तो वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन की तरह रेलेवेंट होता। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि देखो, अगर 32 में बंदा मर गया, अगर ट्रांजैक्शन में कोई बंदा मर गया तो उसकी तो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर हो जाएगी, बट अगर वो नहीं मरा तो देन इन सच अ केस हिज और हर टेस्टिमनी शुड बी रेलेवेंट समवेयर, राइट। तो अगर वो कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में जहाँ वो भी अक्यूज्ड है तो 32 सेक्शन 21 में वो रेलेवेंट होगा। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो सेक्शन है ना, इसको अगर हम शॉर्ट में करें, उसका अगर हम कंक्लूसिव नेचर देखें तो हम बोल सकते हैं कि दिस टॉक्स अबाउट व्हेन एन एडमिशन कैन बी प्रूव्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। तो जनरली क्या है, एडमिशन हमेशा किसी के अगेंस्ट प्रूव किया जाता है, बट ये 3 सिचुएशन है जहाँ एडमिशन अपने फेवर में भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो जनरली, आई एम रीआइटरेटिंग इट अगेन बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, generally admission needs to be incriminatory मतलब खुद के विरुद्ध जाने वाला, ठीक है, नॉट सर्विंग होना चाहिए, बट इन केसेस में ये सेल्फ सर्विंग भी हो सकता है। कौन से केसेस में? सेक्शन 21, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये, तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ कि ऐसे कोई स्टेटमेंट जो सेक्शन 32 में रेलिवेंट होते, अगर वो बंदा जिंदा होता, वो स्टेटमेंट्स रेलिवेंट हो गए 21 में भी, ओके। दूसरा जो क्लॉज है वो ये है, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। ओहो, इतनी सारी बातें लिख दी स्टीफन साहब ने, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया मैम। आई विल टेल यू, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और इसका जो इलस्ट्रेशन है ना, वो इलस्ट्रेशन डी है जो इसकी बात करता है। अब रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रॉबेबल मतलब कि मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो मेरे कंडक्ट को जता रहा है, और वो मेरा कंडक्ट ऐसा है जो मेरे स्टेटमेंट जो मैंने दिया है ना उसको सही प्रूव कर रहा है, या उसके फॉल्सहुड को एकदम ही गलत प्रूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझ पे दोष लगा है कि मैंने स्टोलन प्रॉपर्टी चुराई है, स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करी है, चुराई क्या, स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करी है ना। आपने देखा होगा चांदनी चौक में एकदम वो छोटे से कोने में आके बोलता है, मैडम परफ्यूम ले लो, ठीक है, ये इतने 6000 का 600 में ले लो या 60 रुपये में ले लो, जो भी है ना। या आपके पास गोल्ड चेन है और आप पे एक्यूजेशन है कि आपने वो चोरी का माल है, आपने वो चोरी का माल रिसीव किया। अगर आप प्रूफ कर दो, अगर आप ये स्टेटमेंट दो कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये स्टोलन है, क्योंकि मैंने इसके लिए तो पूरा पैसा पे किया है
है ना। अगर आपको पता होता कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है ना, तो क्या आप उसके लिए पूरा पैसा देते? आप आधा देते, है ना। 6,000 की चीज़ को आप 600 में लेते। बट अगर आप ये प्रूव कर दो, आप अपना स्टेटमेंट दो कि नहीं मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने उसका 6,000 रुपये पे किया, एंड दिस स्टेटमेंट, ओके, दिस कंडक्ट of you buying this stolen property for 6,000 is making or rendering your this falsehood of your statement improbable. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पास कुछ काउंटरफिटेड कॉइन्स मिले, ठीक है, या करेंसी मिली, 2,000 के नोट मिले। अब आप पे इल्ज़ाम लगा, आईपीसी में ये ऑफेंस है कि भाई आपके पास कैसे काउंटरफीट करेंसी है। आपने बोला कि अरे मुझे नहीं पता था कि ये काउंटरफीट है क्योंकि अब मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, पर मैंने एक एक्स इंसान को ये करेंसीज दिखाई थी जो कि एक्सपर्ट है, ही हैज़ अ प्रॉपर शॉप, ठीक है, एंड आई गॉट इट चेक्ड बाय स्किल्ड पर्सन, आई डोंट हैव एन इंटेंशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो भी मेरा स्टेटमेंट है ना, वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी को कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है कि कोई मेरा मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था, है ना। कैसे? मेरा ये जो कंडक्ट है, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट अलोन, मैं सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, स्टेटमेंट इज अकम्पनीड बाय माई कंडक्ट विच इज़ रेंडरिंग द falsehood of my statement improbable. Okay, so this is your second this thing clause 2. और अगर आप देखें तो illustration D जो है वो इसी की बात करता है, और illustration E भी clause 2 की बात करता है, ठीक है। तो illustration D और E को आपको पढ़ना है section 21 clause 2 के साथ। Now coming to clause 3. An admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than an admission. अब समझना इस बात को। मैंने बोला, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि सीपी में कोई ऑफेंस हुआ और उसका इल्ज़ाम आप पे लगा दिया कि आपने मारा है। अब आप एक लेटर लिखते हो कैलकटा से, ठीक है, और उसमें उसका स्टैम्प भी लगता है उसी डेट का जिस डेट पे ऑफेंस हुआ, और आप वो लेटर शो कर देते हो और आप ये प्रूव करते हो कि साहब जब सीपी में ऑफेंस हुआ मैं वहाँ था ही नहीं, आई वॉज नॉट प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। इज इट नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 11? इज इट ऑल्सो नॉट रेलिवेंट अंडर क्लॉज 1 जिसमें बोला गया है कि अगर दिस पर्सन वुड हैव बीन डेड, इट वुड हैव बीन रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32? ऑफकोर्स, राइट। तो ये बोल रहा है कि 1 और 2 में भी अगर वो सिचुएशन फॉल नहीं हो रही है, बट अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, अगर इफ दैट थिंग इज रेलेवेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 21 ऑल्सो, जैसे कि सेक्शन 14, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 6। आप कोई सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट बोल रहे हो कि अरे मैंने ये देखा ऐसा हुआ, ठीक है, भले ही वो चीज़ 21 में 1 और 2 में फॉल नहीं कर रही है, बट क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, अगर उस चीज़ को प्रूव कर दिया जाता है तो सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी एडमिसिबल होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए ए ने बी से बोला कि तुम मेरा लोन चुकता करो, जो तुमने मेरे से लोन लिया है वो मुझे वापस करो। बी उठ के चला गया बिना कुछ रिप्लाई किए। अब यहाँ पे ए जो है वो अपना स्टेटमेंट खुद प्रूव कर सकता है क्योंकि उसके स्टेटमेंट ने बी के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस किया है, विच इज़ रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है जी, तो बस यही है, ये सारी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर सेल्फ सर्विंग एडमिशंस भी रेलेवेंट हो जाते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको सेक्शन 21 क्लॉज 1, 2, 3 लिखने पड़ेंगे और उसके इलस्ट्रेशन से आपको वो अपना जो आंसर है जस्टिफाई करना पड़ेगा।